स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन है चैप्टर 7 यूनिट 3, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। यूनिट 3 डिस्कस करने वाले। यूनिट 3। ओके, सबसे पहले बजट मतलब क्या? बजट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोज टू। किसकी बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल एंड लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट एंड कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन पीरियड एंड द प्रपोज्ड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देम। Budget is a schedule of entire revenues and expenditures basically. Or budget also contains estimates of government's account for the next fiscal year called budgeted estimates. Budget is the most comprehensive report of the government's finances. Okay. यहाँ तक का डिस्कशन बजट के बहुत सारे डेफिनेशन आए, इसीलिए मैंने कोई भी डेफिनेशन रिपीट नहीं की है। बस एक बार सुन लोगे तो भी इनफ रहेगा। Next, the process of budget making. The process of budget making, the finances of the government. कौन कंट्रोल करेगा फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट? हमारे कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और बजट का प्रिपरेशन कौन करता है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग। अब ये नीति आयोग का फुल फॉर्म आता है बहुत बार, नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म। ओके, सो बजट कौन प्रिपेयर करता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग एंड अदर रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज। और जो भी फाइनेंसेस है गवर्नमेंट के, कौन कंट्रोल करता है? अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगा आंसर। फिस्कल ईयर मतलब कहाँ से कहाँ पे शुरू होता है, ये तो आप सबको मतलब आदत हो गई होगी ना, कॉमर्स जब से लिया है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, बजट जो भी प्रेजेंट करते हो वो दोनों हाउसेस में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा और उनसे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, ऐसा बोला है। टू हाउसेस कौन से है? तो लोकसभा और राज्यसभा बोलूंगी। आगे आएगा डिस्कशन बजट प्रेजेंटेशन कब कैसे करना है, कितने डिस्कशन होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ना वर्ड बजट यूज नहीं हुआ है, वर्ड बजट कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है। तो क्या बोला है वहां पे? द प्रेसिडेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। मुझे बोलो, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मतलब ही बजट होता है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वर्डिंग क्या यूज की है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 याद रखना है, आर्टिकल 112 इज ऑल अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, थोड़ा सा आगे आना है। मतलब ये चैप्टर का जो भी डिस्कशन है ना, अच्छे से नहीं दिया है, मैंने आपको बोला। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर दिखाएगा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन 3 सेपरेट पार्ट्स। बेसिकली गवर्नमेंट के अकाउंट 3 टाइप के अकाउंट है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये क्या है? आगे आ जाओ। ओके, डिस्कशन प्रॉपरली नहीं दिया, पहले भी बोला है। ये तीनों अकाउंट का डिस्कशन करेंगे एट द एंड, बोलूंगी मैं, ये यूनिट के एंड में दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जहां पे सारे रेवेन्यूज, सारे लोन जो भी रेज करोगे, सारा पैसा जो भी आ रहा है गवर्नमेंट को, उसी अकाउंट में आएगा कंसोलिडेटेड फंड में। और जो भी एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट ने, उसी अकाउंट से इनकर होगा, उसी फंड से इनकर होगा। ओके, और क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? तो आपको यहाँ से स्पेंड करने हैं पैसे, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओनली इफ अप्रोप्रिएटेड की जगह ना यहाँ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट होना चाहिए। ओके, सो कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसे विड्रॉ करने तो अप्रूवल लगेगा, किसका? पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। देन कंटिजेंसी फंड, नाम में कंटिजेंसी बोला है, मतलब टू मीट अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, टू मीट अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अब ये जो फंड है ना, इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर है। इसके लिए कोई आपको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। मतलब जो अभी आपने बोला कि
कंसोलिडेटेड फंड के केस में पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। कहाँ पे? कंटिजेंसी फंड के केस में। ओके, सो इट इज एट द डिस्पोजेबल ऑफ द प्रेसिडेंट। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करोगे, कोई अप्रूवल नहीं लग रहा है, बट क्या करना पड़ेगा? सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और जितना आपने विड्रॉ किया ना उतना फिर से रिकअप करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड से कंटिजेंसी फंड में। देन थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट के लिए आर्टिकल 266, ओके, आर्टिकल 266 का रेफरेंस आया। जितने आर्टिकल याद रख पाते हो उतने ही रखना, सारे याद नहीं रहते, ठीक है, जितने पॉसिबल है उतने तो याद रखने चाहिए। पब्लिक अकाउंट, नाम में ही पब्लिक, लोगों का पैसा है यहाँ पे, मनी डजंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो मुझे बोलो पैसा ही गवर्नमेंट का नहीं है तो इसके लिए अप्रूवल का कुछ लेना देना ही नहीं है। बेसिकली पब्लिक एट लार्ज का पैसा है, जो प्रोविडेंट फंड या फिर स्मॉल सेविंग के फॉर्म में रख रही है पब्लिक एट लार्ज। गवर्नमेंट इज एक्टिंग नियरली एज अ बैंकर। गवर्नमेंट क्या करेगा? एज अ बैंकर एक्ट करेगा इन केस ऑफ पब्लिक अकाउंट। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गए थे हम कहां पर? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। अब क्या करेंगे? यही पे ना ये जो सारे टर्म्स है ना सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस से जाएंगे उधर। बजट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ बजट। बैलेंस्ड कब बोलोगे बजट को? जब ना एग्जैक्टली इक्वल है, जितना रेवेन्यू है उतना ही एक्सपेंडिचर, नाइदर डेफिसिट नॉर सरप्लस, जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट मतलब एक तो रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, पब्लिक रेवेन्यू एक्सीड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, ज्यादा है रेवेन्यू तो सरप्लस बजट बोलोगे। अगर अगर रेवेन्यू कम है, रिसीट्स कम है आपके एक्सपेंडिचर से, तो डेफिसिट बजट बोलोगे। और डेफिसिट बजट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और डिक्रीजेस इट्स रिजर्व्स। देन इसके बाद कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं मतलब ऐसे डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, आई विल डायरेक्टली गो टू द डेफिनेशन जो भी दिया हुआ है। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कब बोलते हो? डे टू डे एक्टिविटी का, रूटीन एक्टिविटी का खर्चा है या फिर रिसीट है तो रेवेन्यू बोलोगे। मुझे बोलो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसीट्स की, डे टू डे एक्टिविटी पे क्या कलेक्ट करती है रेवेन्यू रिसीट्स के लिए गवर्नमेंट? मेन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी डे टू डे एक्टिविटी से कलेक्ट करती है ना। सो these tax revenue, non-tax revenue, they neither create any liability nor causes any reduction in the asset। ना आपका एसेट कम हो रहा है उन रिसिट से, और ना ही कोई नई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? इनकर्ड फॉर द पर्पसेस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दीज आर द बेसिकली एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। या फिर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ओके, गवर्नमेंट का कुछ इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये भी डे टू डे एक्टिविटी मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स, ग्रांट्स अगर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल रिसीट में क्या आएगा? कैपिटल रिसीट पहले तो एग्जांपल देख लो। रिकवरी ऑफ लोन, अर्निंग्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट एंड डेट। बेसिकली ये ऐसे एग्जांपल है जहां से आपको टैक्सेस या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन आपको रिसिट तो मिल रहा है। रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है मतलब मनी फ्लो आया है, मनी फ्लो आया है, लेकिन इससे क्या हो गया? रिकवरी ऑफ लोन होने से इट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट बोलूंगी मैं, रिडक्शन इन द एसेट। या फिर कभी कभी आपने समझो लोन ले लिया, मैं बोलूँ आपने लोन ले लिया, तो लोन जो लिया है, लोन टेकन, ये भी आपके कैपिटल रिसीट में आएगा, क्योंकि पैसा तो आया है, रिसीट मिले हैं आपको, लेकिन ये रेवेन्यू टाइप का नहीं है। कैपिटल रिसीट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी, ये लोन टेकन वाला एग्जांपल। ओके, देन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? आपने कोई एसेट परचेस किया, ओके, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स एंड एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, लोन गिवन बोलूं, लोन देने से आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, वो पैसे आने हैं ना, आपको एसेट बोलकर दिखेगा। या फिर आपने कोई लोन रीपे कर दिया बोलूं मैं, आपने कोई लोन रीपे कर दिया तो एक्सपेंडिचर ही होगा वो, और कैपिटल टाइप का होगा बिकॉज इट विल लीड टू रिडक्शन इन द फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ओके, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू, इट इनकर्स बजट डेफिसिट। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी में यही देखने मिलता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा है देन इट्स कलेक्शन। ओके,
गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा है तो डेफिसिट इज गोइंग टू बी देयर, बजट डेफिसिट। अलग अलग टाइप के डेफिसिट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी। बजटरी डेफिसिट या फिर ओवरऑल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट या फिर ओवरऑल डेफिसिट कैसे फाइंड आउट करोगे? सारे टाइप के खर्चे, अब मुझे बोलो डेफिसिट है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें आपके रेवेन्यू वाले भी आ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गए, माइनस टोटल रिसिट्स, टोटल रिसिट्स। अगेन रिसिट्स में भी आपके रेवेन्यू रिसिट्स भी आ गए प्लस कैपिटल रिसिट्स भी आ गए। ओके, सो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बजटरी डेफिसिट या फिर ओवरऑल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। रिसिट्स में क्या, दोनों टाइप की रिसिट्स, एक्सपेंडिचर में दोनों रेवेन्यू कैपिटल सब कुछ लेना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बोला है मतलब सिर्फ रेवेन्यू का ढूंढो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। अब ये जो भी आपको रेवेन्यू डिफिसिट दिख के आएगा ना, इससे क्या बोल सकते हो, इट शोज द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द रेगुलर, रेगुलर का खर्चा जो है ना वो भी नहीं निकाल पा रहे हो आप, आपके रेवेन्यू रिसीट से रेगुलर खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हो। Okay, the government is diverting resources from other sector to finance its current expenditure. रेगुलर खर्चों के लिए भी, रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए भी गवर्नमेंट को ना पैसे कहीं और अलग अलग सेक्टर से लेके आने पड़ रहे हैं। ओके, मतलब करंट कंजम्पशन के लिए, करंट एक्सपेंडिचर के लिए भी आपको बोरो करना पड़ रहा है रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब। ओके, दो टाइप के डेफिसिट देखे, ओवरऑल डेफिसिट दैट इज बजटरी डेफिसिट, सारे एक्सपेंडिचर माइनस सारे रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी रेवेन्यू रिसीट। देन फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। फिस्कल डेफिसिट में क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर ले लो, आपका कैपिटल भी आ गया रेवेन्यू भी आ गया, रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर भी ले लो कैपिटल भी, लेकिन जब आप रिसीट्स लेते हो ना, सारे रिसीट्स नहीं लेने, या फिर क्या करो, टोटल रिसीट्स लेकर उसमें से बोरोइंग लेस कर दो। मुझे बोलो, बोरो करते हो तो पैसे आपके लिए रिसीट बोलकर काम करेगा, रिसीट है, कौन से टाइप की रिसीट है बोरोइंग मतलब, रेवेन्यू टाइप की या कैपिटल? बोरोइंग मतलब रेवेन्यू टाइप की रिसिट है या कैपिटल टाइप की है? मैं बोलूंगी कैपिटल। बोरोइंग तो डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर हो तो रेवेन्यू रिसिट बोलते हैं आप। तो आपका जो बोरोइंग है ना ये कैपिटल रिसिट है, मतलब कैपिटल रिसिट में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, तो इनका क्या कहना है, एक्सपेंडिचर लेते वक्त दोनों ले लो, लेकिन रिसिट्स लेते वक्त रेवेन्यू रिसिट को पूरा ले लो, कैपिटल रिसिट को एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लेना। अगर कैपिटल रिसिट में कुछ बोरोइंग का अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि कैपिटल रिसिट का पार्ट है ना बोरोइंग, तो उसको एक्सक्लूड करना है आपने, उसको एक्सक्लूड करना है। ओके, व्हेन द गवर्नमेंट्स नॉन बोरोड रिसिट, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर रहे हो मतलब नॉन बोरोड रिसिट ले रहे हो जिसमें रेवेन्यू रिसिट भी आएंगे, और कैपिटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग falls short of its entire expenditure, it has to borrow money from the public to meet the shortfall. It is often presented as a percentage of GDP, often presented as a percentage of GDP। जब फिस्कल डिफिसिट होता है, will have to be financed by the borrowing, borrow करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट पॉइंट्स टू द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सारे सोर्सेस से टोटल कितना बोरो कर रहे हो वो शो करेगा फिस्कल डेफिसिट। इन केस रेवेन्यू डेफिसिट ऑक्यूपाइज सब्सटेंशियल शेयर इन फिस्कल डेफिसिट, ओके, इन केस रेवेन्यू डेफिसिट ऑक्यूपाइज सब्सटेंशियल शेयर इन फिस्कल डेफिसिट, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि लार्ज पार्ट ऑफ बोरोइंग किसके लिए कर रहे हो, कंजम्पशन पर्पस के लिए रादर देन इन्वेस्टमेंट, डे टू डे एक्टिविटी के लिए कर रहे हो ज्यादा आप बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट में अगर रेवेन्यू डेफिसिट का पोर्शन या फिर शेयर ज्यादा रहेगा तो। देन लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का कुछ नहीं है, सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, आपने इंटरेस्ट पेमेंट को डिडक्ट कर दिया, जो भी डेफिसिट आपका आया था फिस्कल डेफिसिट उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को डिडक्ट करना है। देन व्हाट इज फाइनेंस बिल? The bill produced immediately after presentation of union budget, बजट प्रेजेंट करने के तुरंत बाद जो बिल प्रोड्यूस किया जाता है उसको फाइनेंस बिल बोला जाता है। उसमें क्या डिटेलिंग होता है, डिटेलिंग अबाउट द टैक्सेस प्रपोज्ड, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, अल्टरेशन कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड इन द बजट।
उसको बोलोगे फाइनेंस बिल। आउटकम बजट मतलब ये इस पे ना एमसीक्यू आता है, थोड़ा वर्डिंग ध्यान देना है, वर्डिंग 2 बार रिपीट करूंगी। एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजटरी एलोकेशन ऑफ द स्कीम एंड इट्स एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स। कैसे मेजर करोगे? मेजर थ्रू आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स। ओके, इट शोज डायरेक्ट लिंक between budgetary allocation of the scheme and its annual performance target measured through output and outcome indicator. Basically it is a progress card कि कौन से मिनिस्ट्रीज ने कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, whether the money has been spent for the purpose it was sanctioned, उसके लिए ही यूज हुआ है क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गिलोटिन। मैं बोलूंगी गिलोटिन मतलब क्या है। बेसिकली आप जब ना पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में मैं बोलूं आपका जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है, या फिर मैं बोलूं बजट मेकिंग से अच्छा बजट पास जो होता है ना, ओके, पास जो किया जाएगा वो वाला प्रोसीजर हम कुछ ही मिनट्स में पढ़ेंगे तब गिलोटिन क्लियर होगा। अभी के लिए ना बताऊं तो अच्छा होगा। इवन कट मोशंस भी, ओके, वहां पे ही कवर होगा, क्योंकि अभी आधा अधूरा समझेगा डिस्कस करूंगी तो भी याद नहीं आ रहा होगा ना कुछ लोगों को जो ओरिजिनली पढ़ा है सब कुछ हमने। फिर से स्टार्टिंग में आते हैं। फिर से स्टार्टिंग में कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे यहाँ पे, स्टार्टिंग के पेज में थे हम। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वहां पे चले गए। ओके, सो बजटरी प्रोसीजर्स में क्या क्या है? एक तो प्रिपेयर करो बजट, प्रेजेंट करके उसको इनैक्टमेंट कर दो, और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बजट, प्रेजेंटेशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ बजट, एंड देन एग्जीक्यूशन। बजट प्रोसेस दो टाइप की होगी, दो टाइप की एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड लेजिस्लेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली बजट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो इन कंसल्टेशन विथ वेरियस स्टेक होल्डर। लेजिस्लेटिव बजट को पास कर लोगे पार्लियामेंट में। ओके, लेजिस्लेटिव नाम में ही है, बजट को पास करके लेना है अपने पार्लियामेंट में। सो टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब एक्चुअली बजट डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब बजट को पास करके लेना। अब नेक्स्ट क्या बोला है? बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? ऑन द 1 फेब्रुवरी। ऑन द 1 फेब्रुवरी। बजट भले ही प्रेजेंट 1 फेब्रुवरी को हो रहा है, उसके पहले साल में ही, उसके पहले के प्रीवियस ईयर में ही अगस्त सितंबर में बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। भले ही प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भले ही 1 फेब को हो, प्रिपरेशन तो पहले ही शुरू हो जाएगा। अब ये बजट डिवीजन जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट डिवीजन के हाथ में। तो वो क्या करेगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल बनाएगा फॉर कैरिंग आउट द बजट प्रिपरेशन एक्टिविटी। और क्या करेगा? इश्यू कर देगा बजट सर्कुलर्स। बजट सर्कुलर्स इश्यू कर देगा कंटेनिंग डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट्स फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स टू ऑल द मिनिस्ट्री। सारे मिनिस्ट्रीज को एक डिटेल्ड बजट सर्कुलर दे देगा कि आपने आपके एस्टिमेट्स प्रिपेयर करने हैं, कि आपको एक्सपेक्टेड खर्चा कितना है। सारे मिनिस्ट्रीज ने अपना एस्टिमेट देना है बना के, प्रिपेयर करके। ओके, सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशन आर गोइंग टू बी देयर। किसके? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के। किसके साथ? जो भी आपके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर है, वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, इंडस्ट्री एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड सोशल एंड वेलफेयर सेक्टर, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स फ्रॉम नीति आयोग, इकोनॉमिस्ट, इनके साथ कंसल्टेशन होगा। ओके, प्री बजट कंसल्टेशन चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। प्रिपरेशन वाला पार्ट चल रहा है। प्रिपरेशन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट डिवीजन को दिया है, उन्होंने इशू किया है बजट सर्कुलर की, मिनिस्ट्रीज को बोल दिया अपने आप का इस फॉर्मेट में एस्टिमेट्स बना के दे देना है। ओके, अब बजट प्रिपेयर हो गया समझो। ओके, सो बजट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर इनकी इच्छा हो वैसे प्रेजेंट किया जाएगा। जो बजट डॉक्यूमेंट होता है ना, डिपिक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 इयर्स। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बोला है, यहाँ पे देने के लिए 2 इयर्स बोला है, लेकिन इट टॉक्स अबाउट 3 इयर्स। 3 इयर्स का डेटा डिस्कस करता है, क्योंकि बजट एस्टिमेट बताएगा करंट ईयर। अब 1 फेब में जब बजट अनाउंस हो रहा है, तो बचे हुए पीरियड के लिए फरवरी और मार्च का महीना, ये दो जो भी बचे हुए पीरियड है उसके लिए एस्टिमेट देगा 2 मंथ्स के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा। और इंशुइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा, 2 साल तो यही पे हो गए। और क्या करेगा? और एक्चुअल ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर, मतलब ये जो चल रहा है ना 1 फेब के टाइम ईयर, उसके पहले के ईयर के एक्चुअल तो कभी डिस्कस ही नहीं हुए। तो मैं बोलूँ 3 इयर्स का डेटा डिस्कस होता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और इंशुइंग ईयर, आगे का जो ईयर आएगा। सो करंट ईयर के तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स रहेंगे, क्योंकि 2 तो महीने बचे हुए, फेब और मार्च।
और जो भी आगे का इंशुइंग ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर, उसके लिए तो पूरे साल का एस्टिमेट। और प्रीवियस ईयर का क्या सीन है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो मैं बोलूंगी उसका तो एक्चुअल डेटा हमको देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बजट में। ओके, so it is not 2 years, it is of 3 years. Then next, finance minister makes the detailed budget speech at the time of presenting budget before लोक सभा। सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राज्यसभा या लोकसभा, पूछ लिया तो लोकसभा बोलना है। Budget speech present details of the proposals of the new financial year regarding taxation, borrowing, expenditure plans of the government. Budget speech जो भी होता है 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या बोला जाता है, तो प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कंट्री की, बजट एस्टिमेट्स दिए जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की, या फिर गवर्नमेंट नए फ्रेश स्कीम कौन से लेके आने वाला है। ओके, टॉकिंग अबाउट बजट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और जो नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हो। पार्ट बी में डिटेल्स द प्रोग्रेस गवर्नमेंट हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज, गवर्नमेंट का टैक्स प्रपोजल क्या है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी का डिस्कशन। देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना डिस्कशन हुआ था हमारा। लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बिसाइड द फाइनेंस मिनिस्टर का जो भी बजट स्पीच है ना, उसको छोड़ के और क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या प्रेजेंट किया जाएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, अब मैं बोलूं आपको, बजट प्रिपरेशन जब कर रहे थे ना, बजट डिवीजन ने क्या किया था, बजट सर्कुलर इशू किया था ना, सारे मिनिस्ट्रीज को बोला था कि आप आपका एक एस्टिमेट बनाओ। किस चीज का एस्टिमेट, आपको कितना खर्चा लगेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो वो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेंगे ना, दीज आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड और गिवन बाय द मिनिस्ट्रीज कि हमको इतना इतना पैसा लगेगा, इतने इतने फंड्स लगेंगे, इतना डिमांड फॉर ग्रांट है हमारा, हमारे लिए इतना ग्रांट करो आप। ओके, अमाउंट हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अपकमिंग। सो दीज आर डिमांड फॉर ग्रांट। फाइनेंस बिल, you know about this taxation proposal basically. Okay, for the upcoming year. Statements mandated under FRBM Act. FRBM Act full form Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Fiscal Responsibility and Budget Management Act. FRBM Act, फिर से रिपीट करती हूँ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पास हुआ है। उसके कौन से स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट से मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। मैं बोलूँ ऐसे एकदम रट्टा तो नहीं होने वाले ये दो जो भी स्टेटमेंट्स है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको वर्डिंग पता रहे। ओके, कि 4 ऑप्शन दिखे तो समझ में आए उसमें से कौन सा रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। 9 अदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट किए जाएंगे इन द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और क्या दिखाया जाएगा इस बजट स्पीच में। ओके, तो बजट स्पीच में बोलने से अच्छा मैं बोलूँ उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है एडिशनली, तो एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन कैटेगरी जैसे कि अलाउंसेस एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज और हर ऑफिस, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनके एम्यूलमेंट्स, मतलब उनकी सैलरी वगैरह बेसिकली, हाई रैंकिंग पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, उनको जो भी सैलरी एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस जो भी दिए जाएंगे वो चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड रहेंगे, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के दिया जाएगा उनको जो भी दिया जा रहा है। और हमने सुन के रखा है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, ये जो चीजें है ना आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, उसको जरूरत नहीं है। ओके, जबकि आप कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा निकाल रहे हो इन एक्सपेंडिचर के लिए, बट दीज आर इंडिकेटेड सेपरेटली इन द बजट, बजट में स्पेसिफिकली शो किए जाएंगे, बजट में स्पेसिफिकली। इसके लिए वोटिंग की जरूरत है क्या, पार्लियामेंट की अप्रूवल की नहीं है जरूरत दीज एक्सपेंडिचर, लेकिन बजट में सेपरेटली प्रेजेंट किए जाएंगे। इन इलेक्शन ईयर बजट में भी प्रेजेंटेड ट्वाइस, में भी वर्ड आया है। अब जो बजट होगा डिस्कस, आपको ये तो क्लियर है कि सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। डिस्कशन 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज इट इज जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन होगा बजट पे, और जो भी आपका हाउस है एडजन हो जाएगा फिक्स पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए। वो जो पीरियड मिलेगा उसमें क्या होगा, डिमांड फॉर ग्रांट जो भी है ना सारे मिनिस्ट्रीज के, कंसीडर करेगा स्टैंडिंग कमेटी कि सही से है क्या ये डिमांड, या फिर बहुत ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। ओके,
तो वो जो भी पीरियड मिला उनको इन बिटवीन जो भी पीरियड मिला उसमें वो कंसिडर करेंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स। और जब डिस्कशन हो गया, स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो गया, उसके बाद फिर से मीटिंग होगी, फिर से डिस्कशन। सेकेंड डिस्कशन क्या रहेगा, द हाउस प्रोसीड टू द डिस्कशन एंड कंडक्ट्स मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग। वोटिंग होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होगा, मैं बोलूँ सेकेंड डिस्कशन में। ओके। और लोकसभा को पावर है, ये जो भी डिमांड जो इन्होंने बोले ना, एक तो पूरी तरह से रिफ्यूज कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो अमाउंट। लोकसभा हैज अ पावर टू रिफ्यूज और इवन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट। ओके। Then the budget is laid on the table of Rajya Sabha soon after the finance minister has completed his or her budget speech in Lok Sabha। मतलब जो जनरल डिस्कशन के लिए प्रेजेंट हुआ ना फर्स्ट टाइम लोकसभा में, उसका रीडिंग होते ही फिर बजट ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा चले जाएगा। राज्यसभा वोट करता है क्या डिमांड फॉर ग्रांट्स पे? नहीं करता है। ओनली जनरल डिस्कशन, ओनली जनरल डिस्कशन। ओके। आफ्टर द जनरल डिस्कशन वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अप्रोप्रिएशन बिल। जो सेकेंड मीटिंग हुआ ना, जहां पे बोला ना मैंने लोकसभा का सेकेंड मीटिंग, जहां पे डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग हो गया, वोटिंग होते ही गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब जो डिमांड आपने किया था डिमांड फॉर ग्रांट, उस पे वोटिंग हो गया, उसका अमाउंट फिक्स हो गया, अमाउंट फिक्स हो गया। फिर वो पैसे कहाँ से निकालने हैं, कहाँ से अप्रोप्रिएट करने हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड से। अप्रोप्रिएशन बिल क्या करेगा, अथॉरिटी दे रहा है कि हाँ आपका जो डिमांड था ना हमने अप्रूव कर दिया ना पार्लियामेंट में, अभी लोकसभा में, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कहाँ से उठाना है, विड्रॉ करना है, तो कंसोलिडेटेड फंड से। अप्रोप्रिएशन बिल इज गोइंग टू गिव यू अथॉरिटी टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम और आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कभी कभी जैसे हमने बोला कि रिड्यूस भी कर सकता है, लोकसभा को पावर है ना, जो आपने डिमांड फॉर ग्रांट रखा किसी मिनिस्ट्री ने, उसका अमाउंट कम भी कर सकता है, मोशन फॉर रिडक्शन, उसको कट मोशन बोला जाता है। जो गिलोटिन और कट मोशन हमने दो टर्म्स छोड़े थे ना, उसमें से कट मोशन कंप्लीट हो गया। देखो, सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉर्ट। ओके, कट मोशन मतलब आप क्या कर रहे हो, डिमांड फॉर ग्रांट जो किया था ना उसका अमाउंट रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन करना, दैट इज कट मोशन। और गिलोटिन क्या था, गिलोटिन में बोलो आपको, यहाँ पे आ जाओ। आपको दो टाइप के डिस्कशन बोले थे ना लोकसभा में। पहला डिस्कशन हुआ जनरल डिस्कशन, हाउस एडजर्न हुआ फिक्स पीरियड के लिए, ये पीरियड फिक्स कर दिए हैं। तो मैं बोलूँ इस पीरियड में क्या कर रहे हैं, सारे मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट जो भी है ना, उसको कंसिडर करेंगे स्टैंडिंग कमिटीज। तो मैं बोलूंगी जो भी अमाउंट इन्होंने दिया है ना डिमांड फॉर ग्रांट में सारे मिनिस्ट्रीज ने, उसके ऊपर डिबेट कंटिन्यू चलता रहेगा, ये सही नहीं है, ये सही है, ये अमाउंट सही रहेगा, वो सही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए उसको जो एक फिक्स पीरियड लगा दिया है ना, कि उतने उतने पीरियड में खत्म करना है डिस्कशन। फिर आपने कंसिडर किया हो नहीं किया हो डिमांड फॉर ग्रांट, फिर भी आपको वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वो जो टाइम लिमिट लगाया है ना, डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग डिबेट ऑन फाइनेंशियल प्रपोजल टू एन एंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इसको बोला जाता है गिलोटिन। ऑन द लास्ट डे ऑफ द डे इज अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, वोटिंग करना ही पड़ेगा फिर। ओके, भले ही आपने कंसिडर किए हो ना किए हो डिमांड फॉर ग्रांट, क्यों, तो एक टाइम लिमिट उसके लिए सेट करने के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। ओके, नाउ यहाँ तक डिस्कशन हुआ हमारा। देन ये सब हो गया, चलो अप्रोप्रिएशन बिल तक का सिचुएशन क्लियर। अप्रोप्रिएशन बिल तक का ओके हो गया। बजट प्रेजेंट हुआ, बजट प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, दो टाइप के डिस्कशन, पहला जनरल, दूसरा डिस्कशन जब हुआ तब वोटिंग हुआ डिमांड फॉर ग्रांट पे, और वोटिंग होते ही फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया। देन इसके बाद अब बीच में राज्यसभा को दिया, वो अलग चीज है। सी राज्यसभा को कब दे दिया है, बजट का जो भी स्पीच खत्म हो जाए ना, बजट स्पीच जब खत्म हो जाएगा, कहाँ पे बजट स्पीच डिलीवर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास से, तो लोकसभा में। वहां पे बजट स्पीच होते ही डायरेक्टली इट विल गो टू, बजट विल गो टू द टेबल ऑफ राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा को वोटिंग वगैरह का कुछ अथॉरिटी नहीं है, बस जनरल डिस्कशन होगा। सो राज्यसभा का कुछ एज सच डिस्कशन नहीं। इसके बाद क्या होगा, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पढ़ा हमने, टैक्स प्रपोजल बेसिकली। ओके, seeking to give effect to the government's taxation proposal is introduced in the Lok Sabha immediately after the presentation of general budget। तो मुझे बोलना है फाइनेंस बिल जो है ना आपका, इंट्रोड्यूस कब हो रहा है,
इंट्रोड्यूस वर्ड प्रेजेंटेड, इंट्रोड्यूस, पास्ट, बहुत अलग अलग वर्ड है। इंट्रोड्यूस्ड बोला है। इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल बजट, मतलब जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच दिया, जनरल बजट पे आपका डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन लोकसभा में पहला वाला डिस्कशन, वो होते ही फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। वो होते ही फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। और फाइनेंस बिल के साथ क्या रहेगा? मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बिल। फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास। अब आपका फाइनेंस बिल पासिंग के लिए या फिर डिस्कशन कंसिडरेशन के लिए कब लिया जाता है? जब आपके सेकेंड मीटिंग में, लोकसभा का सेकेंड डिस्कशन का सेकेंड मीटिंग होता है ना, तब क्या होगा? वोटिंग होगा डिमांड फॉर ग्रांट पे, और फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा। उसके बाद फाइनेंस बिल का कंसिडरेशन, उसके बाद फाइनेंस बिल पास किया जाएगा। और क्या किया गया है, इसको भी एक टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए लिमिट दे दिया है, विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंट ने पास करना पड़ेगा फाइनेंस बिल विद इन 75 डेज। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। ओके, और जैसे ही फाइनेंस बिल पास कर दिया लोकसभा में, इट इज ट्रांसमिटेड आफ्टर पासिंग, पास होने के बाद ट्रांसमिट कर रहे हो राज्यसभा को। पास कर दिया आपने, कंसिडरेशन किया, पास कर दिया लोकसभा में, उसके बाद रिकमेंडेशन के लिए भेज रहे हो राज्यसभा में। बीइंग अ मनी बिल, राज्यसभा को रिटर्न करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। और जो भी रिकमेंडेशन रहेंगे राज्यसभा के, कंपलसरी नहीं है लोकसभा के लिए, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। ओके, मतलब राज्यसभा का रोल एज सच है नहीं, बस उनको आप दिखा रहे हो हर चीज जो कर रहे हो, लेकिन उनका ओपिनियन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। आपके ऊपर बाउंड नहीं रहेगा लोकसभा के ऊपर। ओके, फ्रॉम ईयर 2017-18 डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट 1 फेब हुआ है। कब से हुआ है? तो 17-18 से हुआ है 1 फेब, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई, तो मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट। रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जनरल बजट के साथ। कब से? अगेन 17-18 की ये दो चीजें याद रखनी है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट 1 फेब हुआ 17-18 से ही, मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट हो गया 17-18 से ही। देन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कि जो भी मैटर्स रिलेटिंग टू टैक्सेस या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्सेस में भी दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस लेवी और कलेक्शन का काम कौन करेगा? लेवी और कलेक्शन का काम बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन लेवी करेगा, कलेक्शन करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। ओके, गवर्नमेंट के रिसिट्स दो टाइप के हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मैं बोलूं रिपीटेशन टाइप का है, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट में दो टाइप, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिट में भी दो बाइफर्केशन, डेट रिसिट, नॉन डेट कैपिटल रिसिट। ओके, मैं बोलूं यहाँ पे रेवेन्यू बोला है, मैं बोलूं ये टैक्स रेवेन्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे एक पॉइंट आया है, अच्छा है, क्या है? सेंटर का जो भी नेट टैक्स रेवेन्यू रहेगा ना, वो अगर कैलकुलेट करना है, तो टोटल टैक्स रेवेन्यू आफ्टर पेइंग द स्टेट का शेयर, हमने पढ़ा था कहीं पे कि 41% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, किसको? स्टेट्स को। ओके, फाइनेंस कमीशन ने स्पेसिफाई किया था। ओके, डिस्कशन हुआ है, याद नहीं आ रहा है तो भी मैं बोलूं, आप याद नहीं आ रहा है तो ये तो याद रखो कि सेंटर का जो भी नेट टैक्स रेवेन्यू रहेगा ना, आफ्टर पेइंग टू द स्टेट शेयर रहेगा। ओके, और एक क्या है? नेशनल कैलामिटी कंटिजेंटी ड्यूटी जो भी है ना, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ये पे करने के बाद जो बच जाएगा वो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट मिल गए, डिविडेंड मिल गए, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सरप्लस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, या फिर गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका जो भी चार्ज करेगी ना, उससे भी कुछ रेवेन्यू जनरेशन होगा। कैपिटल रिसिट को दो टाइप में किया इन्होंने डिवाइड। नॉन डेट कैपिटल रिसिट मतलब बोरोइंग क्रिएट ना करने वाला कैपिटल रिसिट। डेट कैपिटल रिसिट मतलब बोरोइंग या फिर लोन क्रिएट करने वाले कैपिटल रिसिट। नॉन डेट में क्या आ रहा है? रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। ओके,
रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। डेट कैपिटल रिसीट मतलब लोन क्रिएट करेगा, मार्केट लोन, शॉर्ट टर्म और टी बिल बोरोइंग, सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, नेट एक्सटर्नल डेट ले लिया, अदर रिसीट्स। ओके, देन नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में आप अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी है अनप्रोडक्टिव कर रहे हो तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उसकी इफेक्ट प्रॉब्लमेटिक क्या, लार्जर डेफिसिट, हायर लेवल्स ऑफ टैक्सेशन, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज एल्सवेयर, ग्रेटर डेट बर्डन इन द फ्यूचर। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज a nodal department for overseeing public financial management system। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन और जो भी सेंट्रल पे कमीशन, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, assist central ministries and departments in controlling cost and prices in public services, reviewing system and procedure to optimize outputs and outcome of public expenditure। कुछ एक्सपेंडिचर प्रोफाइल नाम का कॉन्सेप्ट आया, कंसिस्टिंग ऑफ रिलेवेंट डेटा अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट टू आउटलाइन प्रोफाइल ऑफ द जनरल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, relevant data across all ministries to outline profile of general financial performance of government of India। अब खर्चे कैसे हो सकते हैं? तो एक तो सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे बोलूंगी मैं, या फिर सेंटर के कुछ सेक्टोरियल स्कीम्स रहेंगे, या फिर सेंटर के कुछ खुद के स्पॉन्सर्ड स्कीम, या फिर फाइनेंस कमीशन को कुछ ट्रांसफर कर दिया, ये सारे खर्चे। मैं बोलूँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर में इन्होंने ये भी डिस्कशन देना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर भी हमने तो पढ़ के रखा हुआ है, हमने तो पढ़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट पब्लिक डेट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ फंड्स इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से बोरो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट डेट मतलब गवर्नमेंट बोरो कर रहा है इंटरनल सोर्सेस या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से। ओके, उसी को आप पब्लिक डेट बोलोगे। प्राइमरीली ट्राई करेगा कि डोमेस्टिक मार्केट से ही उठाए, ओके, टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। और ये जो भी डेट फाइनेंसिंग है ना, या फिर मैं बोलूँ ये जो भी पब्लिक डेट है ना, ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। डेट सर्विसिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। ओके, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज रहेगा। Then public debt management refers to task of determining by fiscal and monetary authorities size and composition of debt, कितना लेना है, maturity pattern, interest rate, redemption कब होगा, process of setting up and implementing strategy for managing public debt in order to raise required amount। रिक्वायर्ड अमाउंट तो रेज करना है, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना कॉस्ट बियर कर सकते हो, ये देख के रिस्क कितना ले सकते हो, कॉस्ट कितना बियर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ये डेट मैनेजमेंट पॉलिसी का? टू मीट द सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग नीड्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे। ओके, और जो भी टोटल डेट रहेगा ना विद इन सस्टेनेबल लेवल रहना चाहिए, विद इन सस्टेनेबल लेवल। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड पिलर्स। एक तो लो कॉस्ट रहना चाहिए बोरोइंग का, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए और मार्केट डेवलपमेंट। अब जो भी इंटरनल डेट रहेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल डेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी है उसका कौन सा डिपार्टमेंट? तो इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके,